बात है कि मैं इनविंसिबल हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता है, और दूसरी बात है कि मेरी जिससे लड़ाई है वो कमज़ोर है इसलिए मैं जीत रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी आगे इसलिए दिख रहे हैं कि उनके सामने उस तरह का कोई चुनौती देने वाला संगठन, राजनीतिक, सामाजिक प्रयास नहीं हुआ है। भाजपा की जीतने की ताकत क्या है? उनकी ताकत है विचारधारा आधारित व्यवस्था जो हिंदुत्व की है। एक बड़ा वर्ग है जो हिंदू होने के नाम पर उनको वोट करता है। दूसरी उनकी ताकत है राष्ट्रवाद, नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जो भी आप कहना चाहें। भारत विश्व गुरु, दुनिया में इंडिया हैज़ अराइव्ड, अब हम लोग दुनिया के सरताज बन गए, ये जो नोशन है। तीसरा है लाभार्थी, जो ये डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, चाहे शौचालय के हों, किसान स्वनिधि के हों, आवास के हों। और चौथा है उनका इलेक्टोरल मसल जो है, इलेक्टोरल एंड फिनेंशियल मसल। तो इन चारों चीज़ों में अगर आपको भाजपा को हराना है तो कम से कम 2 या 3 विषय पर आपको उनसे बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लॉजिक की बात है। विचारधारा के आधार पर अगर आपको हिंदुत्व को चुनौती देनी है तो इस देश में प्रमाणित विचारधारा गांधी की है। अगर महात्मा गांधी की विचारधारा को आप खड़ा कर देंगे तो हिंदुत्व की विचारधारा को चुनौती दी जा सकती है। जहाँ तक नेशनलिज्म का सवाल है तो राष्ट्रवाद जो पार्टी कांग्रेस, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका अदा की, आज उसको एंटी नेशनल ब्रांड कर दिया जा रहा है और वो दल उसका काउंटर नहीं कर पा रही है। जो लाभार्थियों की बात है तो ऐसा है नहीं कि देश में गरीबी ख़त्म हो गई है या गरीबों की तकलीफ़ ख़त्म हो गई है, लेकिन जो लोग ये लड़ना चाह रहे हैं वो विचारधारा के आधार पर उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई नहीं, कोई नेशनल नैरेटिव बनाया नहीं जो नेशनलिज्म को काटे। लाभार्थियों के लिए कोई बेहतर मॉडल बताया नहीं कि भाई कैसे उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा। और ज़मीन पर संगठनात्मक और रिसोर्स का जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो जब तक आप इंडिया अलायंस का कोई नैरेटिव ना हो, मैं फेस वाला आदमी नहीं हूँ जो ये कहता है कि जब इनका फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। अगर आपके पास पावरफुल नैरेटिव है तो फेस अपने आप निकल आएगा। लेकिन इंडिया अलायंस में जो गलती मुझे दिख रही है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया, अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया किया, तो पूरे देश में चैटर बना कि नहीं बना? अगर आप कुछ करोगे तभी तो कुछ सफलता मिलेगी। आप इंडिया अलायंस के जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं, इन सबको पता था कि 2024 में इलेक्शन है, तो इंडिया अलायंस आप इस साल क्यों बनाए? साल भर पहले बना लिए होते। और जो सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने चाहे वो सीट शेयरिंग हो या रिसोर्स शेयरिंग हो, अगर उसका एक कमांड कंट्रोल सेंट्रलाइज होता, सबकी जितने, मान लो आप सिंपल बात ले लो, आप मीडिया में हैं, अगर मीडिया मैनेजमेंट ही सारे इंडिया कंस्टिट्यूएंट दल अगर एक साथ करने लगे तो उसका कितना बड़ा असर होगा। लेकिन जब वो किया नहीं आपने, तो साथ में बैठ के सिर्फ चाय पीने से तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। लोग तो रियर व्यू में देखकर चलते हैं, ठीक है। जब मैं वो काम करने आया 2011 में, तब तो लोग नहीं जानते थे कि ये आदमी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। तब तो लोग मुझे जानते थे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने काम किया है, मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। अब जो मैं काम कर रहा हूं तो लोग फिर वही पीछे 10 साल वाला देख रहे हैं। आपने कहा कि जो आपने काम किया, क्या आपको रिग्रेट है? मैं उन लोगों में नहीं हूं जो रिग्रेट करते हैं। लर्निंग और रिग्रेट में मैं हमेशा लर्निंग को चुनूंगा। जो काम मैंने किया उससे सीखा और सीख कर उससे बेहतर करने का प्रयास किया। लेकिन योगदान तो आपका है, सब लोग मानते हैं। नहीं, योगदान की देखिए, योगदान का क्या है कि आप किस साइड खड़े हैं। बहुत सारे लोग जो ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आज भी मुझे गांव में मिलते हैं और वो बताते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोग जो मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो बताते हैं कि भैया आपने वहाँ उनको पहुँचा दिया इसलिए ये दिक्कत हो रही है। और दोनों की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने ना मोदी को बनाया है ना मैंने ममता बनर्जी को बनाया है, लेकिन उनके बनने में हमने कंधा लगाया। वो मेरे जीवन की जर्नी है। मैं वो नहीं हूँ जो ममता बनर्जी हैं या जो मोदी हैं। मैं हूँ प्रशांत किशोर हूँ। आप आंकड़ों के हिसाब से भी देख लीजिए तो 2019 में जब मोदी जी को, भाजपा को सबसे बड़ी सफलता मिली, तो भी देश में उनको 38% वोट मिला है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, अगर 100 लोग वोट करने गए तो 100 में मेजॉरिटी 62 लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को, उनके प्रचार से, उनके विचारधारा से, उनके पर्सनालिटी से, उनके काम से प्रभावित होकर भी उनको वोट नहीं किया। ये जरूर है कि जो बाकी का 62 है
बाकी जो 68 उनसे कन्विंस नहीं है, उनके एडमायरर नहीं है, उनको कैसे गैल्वेनाइज करके साथ में लाया जाए, उसके लिए देश में कोई बड़ा प्रयास विचारधारा के आधार पर या संगठन के आधार पर, नेतृत्व के अभाव पर, नैरेटिव के टर्म्स में वो नहीं हुआ है। इसलिए वो इनविंसिबल दिख रहे हैं। जो भी सत्ता में बैठता है, जो भी इस कुर्सी पे बैठा था, उसको यही लगा था कि भैया मैं ही खुदा हूँ, अब मेरे को कोई नहीं हरा सकता। ऐसी बात नहीं है। कोई डेमोक्रेसी में इनविंसिबल नहीं है। और आपने देखा है कई स्टेट इलेक्शंस में मोदी जी को हराया गया है। भाई आपने नेताओं को बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया कि एक व्यक्तिगत अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ये जो वर्ड गारंटी चल रहा है अभी, ये शब्द हमने लिखा है पहली बार केजरीवाल की गारंटी करके प्रचार शुरू किया गया दिल्ली में। तो जब आप कहते हैं आम आदमी पार्टी की गारंटी, तो जो सामान्य पब्लिक है उसको लगता है भाई आम आदमी मतलब कौन, वो तो एक डिफ्यूज्ड इंस्टीट्यूशन है। जब आप बताते हैं मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, ममता की गारंटी, तो लोग कोरिलेट बेहतर कर पाते हैं कि अच्छा ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये हमारा निश्चय है कि ये 7 चीज़ होगा। तो वो एक कम्युनिकेशन का जरिया है। व्यक्तिवाद की जहाँ तक बात है तो ये पार्टियों में पहले से है। लालू यादव को प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है अपना व्यक्तिवाद परिवारवाद करने में। मैंने बढ़ाया नहीं, मैंने उसका इलेक्टोरल जो इस्तेमाल है उसमें शार्पनेस आप कह सकते हैं कि मैंने लाई है कि आप दल की ओर से। ये सही किया आपने, बिल्कुल सही है कि मैं नहीं पर्सनालिटी कल्ट की बात नहीं, कल्ट तो पहले से है। ऐसा नहीं है कि आप आरजेडी में जाइएगा और लालू जी के बजाय आप जदयू में जाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ललन सिंह की गारंटी। पर्सनालिटी कल्ट तो पहले से नीतीश कुमार की है। मैं उस पर्सनालिटी कल्ट को अकाउंटेबल बना रहा हूं कि नीतीश कुमार की ये गारंटी है ताकि अगली बार जब वो जनता को फेस करें तो उनके आंख में ये डर हो, शर्म हो कि हमने ये काम कहा था वो किया या नहीं किया। आप जो ये देख रहे हैं पूरे देश में ये जो चल रहा है, जो हर आदमी मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो क्यों नहीं कह रहे भाजपा की गारंटी? क्योंकि लोगों को ये रहे कि भैया मोदी जी इज पर्सनली पुटिंग हिज नेक। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है, इसलिए बेहतर है। खतरनाक है लोकतंत्र? बिल्कुल नहीं खतरनाक है, क्योंकि आप सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि मोदी जी की ताकत ये गारंटी कहने से नहीं बढ़ती है। राहुल गांधी का जो आप जो कह रहे हैं, कहने के लिए कांग्रेस में डिफ्यूज लीडरशिप है, लेकिन चलनी तो राहुल गांधी की है। हियर मी आउट, चलनी राहुल गांधी की है। तो अगर चलनी राहुल गांधी की है तो राहुल गांधी को पब्लिक के सामने आके कहना चाहिए कि भाई ये 4 चीज मैं करूंगा, और नहीं करूंगा तो ही शुड बी होल्ड अकाउंटेबल टू दिस। ये घोषणा पत्र जब जारी हो जाता है, मैंने देखा है सरकार बनने के बाद तो ये जो लीडर होते हैं सीएम, ये पढ़ते भी नहीं, उसको देखते भी नहीं हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बात कही हुई है तो उनको अपना डर होता है इमेज का, इसलिए एटलीस्ट दे आर अकाउंटेबल। और ये मैंने कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है, मोदी के लिए किया, स्टालिन के लिए किया, ममता के लिए किया, नीतीश के साथ निश्चय आज भी बिहार के गांव-गांव में लोग जानते हैं। और नीतीश ने जब अच्छा किया तो उसका लाभ भी मिला, और जब साथ निश्चय में काम नहीं हो रहा तो लोग गाली भी नीतीश कुमार को दे रहे हैं। तो उसका नतीजा आज ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं मोदी बीजेपी से बड़े हैं, नहीं ममता अरे भाई बिल्कुल आप गलत। फिर वही मैं इंदिरा जी कांग्रेस से बड़ी नहीं थी, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से बड़े नहीं थे। हमेशा जो लीडर होगा वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन आप क्या चाहते हैं, अनअकाउंटेबल लीडर और लीडर हु इज अकाउंटेबल। कैबिनेट में सीएमओ की ओर से जो प्रस्ताव आता है, मिनिस्टर उस पर बैठ के साइन करते हैं। सब करीब करीब मोटे तौर पे यही स्थिति है। तो मेरा बस इतना मानना है कि अगर आप अथॉरिटेरियन हैं, न हैं, आप लीडर हैं, आप ही चला रहे हैं, तो कम से कम जनता के प्रति अकाउंटेबल होइए। ऐसा न कहिए कि लीडरशिप आप जो बता रहे हैं कि लीडरशिप हमारी और अकाउंटेबिलिटी सामूहिक। नमस्कार, আমি সুধন বোস, আপনারা দেখছেন WBN ইন্ডিয়া। ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর তিনি কি বলছেন, বেশ কিছু কথা তিনি ভেঙে ভেঙে বুঝিয়েছেন। কি বোঝাতে চেয়েছেন? এই মুহূর্তে যে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছে সামনের 24-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরোধিতা করবে বলে, সেই ক্ষেত্রেই তিনি মন্তব্য বেশি করেছেন এবং এটাই বোঝাতে চেয়েছেন বিজেপি তার জোরে খালি জিতছে সেটা নয়, কিন্তু অন্য বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তারা ততটা ব্যবস্থা করতে পারছে না। আসলে বিজেপি কেন জিতে আসছে পরপর দুবার, এবারও তাদের স্টার চান্সই বেশি, তার কারণটা কি? এই মুহূর্তে তাদের যে বিরোধিতা করছে ইন্ডিয়া জোট,
তার সেই পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি। কেন তৈরি হয়নি? ভোট তো ছিল 24 সালে, এটা প্রশান্ত কিশোরের বক্তব্য। তাহলে এতদিন পরে এই জোট গঠন হলো কেন? কেন 1 বছর আগে নয়? খালি মুখ দেখিয়েই হবে না, কারণ মুখ দিয়ে কিছু হবে না প্রশান্ত কিশোরের বিচারে। কারণ দলের ভেতরে আগে তো সেই সংগঠন তৈরি করতে হবে, তাদের সংগঠন শক্তিশালী হয়ে তবে তো একটা মুখ বেরিয়ে আসবে, তখনই তো সেটা প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি, 24-এর নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপির সঙ্গে লড়াইতে যাওয়ার ইন্ডিয়া জোটের সেই ক্ষমতা আছে কি? বিজেপি কি করছে? কোন নীতির উপর নির্ভর করে নির্বাচনে এসছে? সবচেয়ে প্রথম আছে ধর্ম, তার উপরে কি আছে? কিছু প্রকল্প, কিছু সরকারি প্রকল্প চালু আছে। আর কি আছে? যে তাদের যে সংগঠন সেটা কিন্তু শক্তিশালী করেছে, তার ওপর ভিত্তি করেই এই নির্বাচনে আসা। তার উল্টো দিকে ইন্ডিয়া জোটের কি আছে? এই সবে সেই দিনকে তৈরি হলো ইন্ডিয়া জোট। সেইভাবে কি তাদের জোট তৈরি হচ্ছে? জোট হচ্ছে, হতে পারে, কারণ এত অল্প সময়ে এই অন্যান্য অনেকগুলো দল মিলে জোট তৈরি করে বিরোধিতা করা কি অতই সোজা হবে? এটা তো ঠিক মোদি মুখ মানেই বিজেপি জিতছে তা নয়। মোদিকে তৈরি করেছে বিজেপির কর্মীরা, তারা বিশালভাবে বেড়ে তারপরে তো মোদি এসছেন। মোদি তো আগেই উঠে আসেননি, মোদি আগে আসেননি, তার আগে আরো অনেক নেতা ছিলেন। কিন্তু এই মুখ এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদি হয়েছেন, কিন্তু এই ধারে দেখা যাচ্ছে এমন কোনো জোটের মুখ পাচ্ছি না। কিন্তু প্রশান্ত কিশোর কি বলছেন? তিনি বলছেন যে না হারানোর তো কোনো কারণ নেই। কারণ দেখুন 19 সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে বিজেপি 300-র বেশি আসন পেয়েছিল, কিন্তু ভোট পার্সেন্টেজটা কি ছিল? তারা পেয়েছিল 38% ভোট। তার মানে অত আসন পেয়েছিল, কিন্তু বিরুদ্ধে মোদি বিরুদ্ধে ছিল 62% ভোট। সেই ভোটটা ভাগাভাগি হওয়াতে মোদি সরকার গড়েছিল এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। অতএব মোদিকে হারানো যাবে না এরকম তো কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু সেইভাবে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে আমি যদি জানি তার কাছে এই অস্ত্র আছে, তার থেকেও তো আমাকে সাংঘাতিক আরো বেশি উন্নত মানের অস্ত্র নিতে হবে। তিনি এটাই বলছেন, এনারা যখন হিন্দুত্বের উপর নির্ভর করে বিজেপি এই প্রচার করছে ভোটে, কেন ইন্ডিয়া জোট গান্ধীবাদকে প্রচার করতে পারছে না? গান্ধীবাদকে সামনে নিয়ে এসে সেই প্রচার করলে তো অনেকটা সুবিধা হতো। এটা তিনি অনেকটা মতামত দেওয়ার মতনই করেছেন ইন্ডিয়া জোটকে। ইন্ডিয়া জোটের যে এই মুহূর্তে অবস্থা, পরপর মিটিং হচ্ছে, চা খাচ্ছে, এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তেমন কোনো ফল বেরোচ্ছে বলে আমাদের যেমন মনে হয়নি, সেটা কিন্তু প্রশান্ত কিশোরেরও মনে হয়নি। প্রশান্ত কিশোরের মূল্য আছে, কারণ তার যে ভোট কৌশল, সেই ভোট কৌশল হচ্ছে মানুষের মনের উপর নির্ভর করে তিনি এই ভোট কৌশল তৈরি করেছেন। এর আগে অনেকগুলো দলের, এমনকি নরেন্দ্র মোদীর হয়েও করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়েও করেছে। যেমন মোদি কি গ্যারেন্টি অ্যাডভার্টাইজ দেখছেন যে আজকে মোদি সরকার কি গ্যারেন্টি, এটা একটা অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে সারা মিডিয়াতে। এরকম অ্যাডভার্টাইজ প্রথম শুরু করেছিলেন এই প্রশান্ত কিশোরী, কেজরিওয়ালের গ্যারেন্টি। সেরকমই দেখলাম আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশান্ত কিশোরের কথায় বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। এইগুলো কিন্তু সমস্ত মানসিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাবার একটা কৌশল। এটা প্রশান্ত কিশোরের ব্যক্তিগত কৌশল নিয়ে তিনি তার কাজকর্ম চালান, এইভাবে তিনি ভোটে অন্য দলকে অবতীর্ণ করান যাতে জেতে। এই ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে একটা কথা আসে যে আপনি জেনে শুনে এমন কোনো দলের হয়ে কেন আপনার পরামর্শ দিচ্ছেন, যে যা দেখতে পাচ্ছেন তৃণমূল সরকার বা অন্য কোনো সরকার দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে, সেটা জেনেও তাকে কেন পরামর্শ দিচ্ছেন? তখন তিনি কি বলছেন? উত্তর দিচ্ছেন একটাই,
যে আমি যে পরামর্শ দিয়েছি, যে পরামর্শতে আছে যে এই যে মুখ বাংলা নিজের মেয়েকে চায় বা অন্য জায়গায় যে মোদি সরকার কি গ্যারেন্টি বা কেজরিওয়াল সরকার কি গ্যারেন্টি, সেই গ্যারেন্টিটা যেন সে জেতার পর মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। যদি সেই অনুযায়ী কাজ না হয়, তার বাধ্যবাধকতা থাকে, এটা ওনার কাজের পদ্ধতি। এটাই তিনি তার মানসিকতায় বললেন যে কেন তিনি এইরকম দলের হয়েও প্রচারে কৌশল বার করে দেন তারা যাতে জেতে। কোনো রাজনৈতিক সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দলের যদি নীতি নির্দিষ্ট থাকে, তাদের কিন্তু কোনো ভোট কুশলীর দরকার হওয়ার কথা নয়। তারা রাজনৈতিকভাবে তাদের নীতির উপর ভিত্তি করে ভোটে যাবার কথা। জেতার ব্যাপারটা মানুষের ওপর, সেটা হারলো কি জিতলো সেটা পরের কথা, কিন্তু সেটা তো ভোট দেবে মানুষই চিন্তা করবে। এই যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এগুলো সব প্রশান্ত কিশোরেরই ব্যবস্থা, তারই মস্তিষ্ক প্রসূত সমস্ত প্রকল্প, সেইগুলোই এখানে চালু হয়েছিল। আপনারা জানেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তা সেই কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, এই যে স্বাস্থ্যশ্রী, রাস্তাশ্রী, নানান রকম, এগুলো সব প্রশান্ত কিশোরেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। সেগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করেছে, নয়তো তৃতীয়বারের জন্য এই রাজ্য সরকার এই ক্ষমতায় আসতো কি? এই ব্যাপারে তিনি এইটাই পরামর্শ বলুন। আর অনেকটা এইভাবে বলতে চাইছে, যদি এটা 1 বছর আগে এই জোট হতো তবে আজকে এই পরিস্থিতিতে পৌঁছত না। কিশোরের এটাই বক্তব্য যে খালি একটা মিটিং করলাম, চা খেলাম, পরপর মিটিং, পরপর জায়গায়, তাতেই অনেক কিছু হয়ে যাবে না, তাতেই যে সেই জোট তার কার্যকারিতার সিদ্ধ হবে সেটা কিন্তু নয়। সেই ক্ষেত্রেই তিনি এই বিস্ফোরক এই দাবি করছেন যে সত্যি সত্যি এই ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার অনুভব, তিনি এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছে যে ইন্ডিয়া জোটের পরিস্থিতি অন্ততপক্ষে এই মুহূর্তে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করবার মতো উপযুক্ত শক্তি এই ইন্ডিয়া জোটের নেই। এ ব্যাপারে আপনাদের যদি মতামত থাকে, আপনারা আপনাদের মতামত দিন। আগামী দিন দেখা হবে অন্য প্রতিবেদনে। নমস্কার।